जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोना खोदा और लोहे को मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह जन मारे नहीं मरेगा। नमस्कार। महान कवि और साहित्यकार केदारनाथ अग्रवाल जी की जीवन से भरी हुई इस कविता के साथ स्वागत है आप सभी का साहित्यिकी में। कहते हैं, ठोकरें जिसकी गुरु होती हैं, कठिनाइयाँ जिसको आगे बढ़ना सिखाती हैं, वो जीवन में कभी गिरता नहीं है, बल्कि गिरकर फिर उठ खड़ा होता है, अपनी मंजिल की तरफ फिर बढ़ने लगता है। और साहित्यिकी की दुनिया भी शब्दों के माध्यम से, अभिव्यक्ति और सृजन के माध्यम से आपको निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास है इस सप्ताह साहित्यिकी में, जो आ रहा है आपको प्रेरित करने के लिए। इस हफ्ते साहित्यिकी में जीवन यात्रा में मिलेंगे वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान। साहित्यिकी में फैल रहा है शब्दों का उजाला। कहते हैं, सच की स्याही बड़ी अनमोल होती है और उससे अभिव्यक्ति का संसार रचना उतना ही मुश्किल। अगर पत्रकारिता की बात करें तो ये दुनिया न जाने कितने आकर्षणों, अनुरागों से भरी हुई है और कई प्रलोभन आपके इंतजार में बैठे होते हैं। लेकिन एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा लेखक वही है जो इन आकर्षणों को, इन प्रलोभनों को पीछे छोड़कर सच का साथ दे। और आज जीवन यात्रा में एक ऐसे ही शब्द यात्री, एक ऐसे ही प्रखर पत्रकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी कलम किसी भी दबाव, किसी भी प्रलोभन के आगे झुकी नहीं। जीवन यात्रा में अपनी लेखन यात्रा आपके साथ साझा करने के लिए आ रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और कुशाभाई ठाकरे जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। जीवन यात्रा में आज एक ऐसे साहित्यकार, लेखक, सांस्कृतिक विचारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने न केवल अपनी कलम से प्रखर पत्रकारिता के बीज बोए हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान भी अपनी पुस्तकों के माध्यम से युवा पीढ़ी के साथ साझा किया है। वर्तमान में रायपुर की कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना पर लगातार उनकी कलम चलती रही है। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं जीवन यात्रा में वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक और पत्रकार प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी का। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। धन्यवाद। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, आप एक पत्रकार रहे, प्रखर पत्रकार रहे और देश भर के तमाम बड़े अखबारों में आपने लिखा, सैकड़ों आपके लेख प्रकाशित हुए और आप एक लेखक भी हैं। कभी कोई द्वंद्व सामने आया है एक पत्रकार का और एक लेखक? क्या पहले मानते हैं खुद को, पत्रकार या लेखक? देखिए, पत्रकारिता और लेखन या साहित्य ये दो अलग चीज़ें नहीं है। आप भारत की पत्रकारिता का शुरू से देखें तो साहित्यकार ही मुख्य रूप से पत्रकार थे, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हों, दूसरे बहुत सारे लोग। साहित्य पत्रकारिता का मूल है। साहित्य पत्रकारिता को एक संस्कार देता है। अगर साहित्य की दृष्टि न हो तो पत्रकारिता बहुत उच्छृंखल हो जाएगी और फिर समाज निर्माण की बजाय वो विनाशकारी भी हो सकती है। इसलिए दोनों, मुझे लगता है, मैंने कभी अनुभव नहीं किया, दोनों अलग अलग चीज़ है। बल्कि मुझे लगा कि जो साहित्यिक संस्कार मेरे जीवन में है उसका लाभ मुझे पत्रकारिता में बहुत मिला और बहुत एक अनुशासित और संयम के साथ और सृजनात्मक पत्रकारिता करने की समझ मुझे साहित्य की अपनी रुचि के कारण ही आई जी। इसलिए दोनों में द्वंद्व कुछ नहीं है जी। वो द्वंद्व महसूस नहीं किया। कब से शुरू हुई आपकी साहित्यिक यात्रा? अगर आपके बचपन की बात करें पहले तो कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे बचपन बीता? मेरा जन्म मथुरा जिले में दाऊजी एक बड़ा तीर्थ है जहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का बड़ा मंदिर है और उसके पास मेरा एक गांव है पटलौनी। वहाँ मेरा जन्म हुआ किसान परिवार में और मेरे पिता सामाजिक कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। तो घर बार की तो ज़्यादा परवाह उन्होंने की नहीं, लेकिन उनका बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानजनक स्थान और विशेषकर उत्तर प्रदेश में उनका बना। और मेरे बाबा
किसान थे। बचपन मेरा उन्हीं के साथ बीता। पिता बाहर रहते थे, कभी कभी घर आते थे, और बाबा मेरे अनपढ़ किसान होते हुए भी बहुत ज्ञान संपन्न थे और भारतीय शास्त्र का बड़ा उन्हें ज्ञान था। बड़ी कथाएं बचपन में उनसे खेत में काम करते करते मैंने सुनी। उन सब के कारण मेरा एक साहित्यिक मन अपने आप बनता चला गया। कभी मैंने वैसा सोचा नहीं, लेकिन एक अनजाने ही वैसा संस्कार बनता चला गया। फिर पढ़ाई लिखाई और उसके आगे फिर जीवन का निर्धारण, उसमें उन बातों ने बड़ी भूमिका अदा की। और मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, परोपकारी भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अनजाने ही। और उस समय तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस्ड नहीं होते थे, बस जिंदगी चल रही है। पर जो बीज पड़े मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे पिता का त्याग, मेरे बाबा का सेवा भाव, संत महात्मा बहुत मेरे घर आते थे। मेरी माँ यहाँ दिल्ली की थी, ननिहाल में दिल्ली में, लेकिन वो शिक्षिका रही और समाज सेवा में बहुत सक्रिय रही। मेरे पिता के साथ 2 बार वो सत्याग्रह करके जेल गई, कश्मीर आंदोलन में, गौ बंदी आंदोलन में। तो उन सब चीज़ों का मन पर एक संस्कार पड़ता गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बचपन से मेरा जुड़ाव हुआ। संघ के प्रचारक के रूप में, संघ के कार्यकर्ता के रूप में, वो सारा समाज के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति जो एक जुड़ाव बचपन से रहा, वही जीवन में रूपायित हुआ। जी, और कहीं ना कहीं जो आध्यात्म के प्रति आपका एक खिंचाव था, एक लगाव था, बाद में वो किताबों के रूप में सामने आया। महका करे हम और सुगंधित जीवन। इन किताबों को लिखने का अनुभव, वो यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छा अनुभव है। देखिए, अध्यात्म कोई अलग से चीज नहीं है। अध्यात्म वास्तव में जीवन की दृष्टि है। अगर मनुष्य के रूप में आपको जीना है तो अध्यात्म तो उसका अंग है ही। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ये मनुष्यता का बोध कराते हैं। और इसलिए मेरे मन में पत्रकारिता में काम करते हुए भी और लेखन के प्रति, अध्यात्म के प्रति एक स्वाभाविक जुड़ाव रहा। तो मेरा मानना ये रहा, और वैसा प्रयास भी मैंने किया है, हमारे पाठ्यक्रम में उस तरह की चीज़ें रहें कि पत्रकारिता का आध्यात्मिक पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। आज आप जब देखते हैं, और कई लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि पत्रकारिता बड़ी विद्रूप हो गई है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और पतनशीलता है उसमें। उसका मुख्य कारण है कि हमारा आध्यात्मिक संस्कार जब कमजोर पड़ेगा तो हम मानव धर्म से चूकेंगे। चाहे हम शिक्षक हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे व्यवसायी हों, फिर निजी स्वार्थ हावी होते हैं, परोपकार नहीं हावी रहता। पत्रकारिता में भी आध्यात्मिक दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। मेरा ऐसा मीडिया एजुकेटर के रूप में और पत्रकार के रूप में भी मानना है कि पत्रकारिता की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बहुत आवश्यक है। और इसलिए पत्रकारिता में बहुत सारा लेखन मैंने किया, अलग अलग तरह का, और रिपोर्टिंग भी की। तो मेरा ये मानना रहा कि जो रचनात्मक दृष्टि है वो आध्यात्मिकता से आती है। और कई समाचार पत्रों ने मुझे स्तंभ लेखन जो आध्यात्मिक होता है उसके लिए कहा, तो मैंने वो बहुत सारे लेख अलग अलग पक्षों को लेकर, और जो अध्यात्म के बारे में लोगों को ऐसा मान लेते हैं कि ये एक रूढ़ी है, पुरातन चीज है, लेकिन मेरा मानना है कि अध्यात्म कभी पुरातन नहीं होता। मनुष्यता जब तक है, अध्यात्म एक वैज्ञानिक दृष्टि जीवन जीने की देता है। और इसलिए अध्यात्म के दृष्टिकोण को मैंने आधुनिकता और वैज्ञानिकता से जोड़कर अपने लेखों में प्रस्तुत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रोफेसर साहब, क्योंकि आज जो दौर है और धर्म को लेकर हम तमाम विमर्श, बहस हम देखते हैं, और जैसे धर्म और अध्यात्म को गड्ढ-मड्ढ कर दिया गया है। आपने अपनी लेखनी के माध्यम से, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे स्तंभ लिखे, कभी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा प्रसंग आपके सामने आया जब आपको लगा कि अब समझौता करने पर आपको मजबूर किया जा रहा है? क्योंकि कहते हैं जो दिखता है बिकता है, जो कमर्शियल चीज़ें, अखबार में भी आपने कई बार उनका सामना किया होगा, तो कभी आपको लगा या आपको विवश किया गया कि नहीं, आपको जो आप लिखना चाहते हैं उससे अलग कुछ लिख कर देना है जो बाजार में बिके? देखिए, पत्रकारिता में पिछले 20-25 वर्षों से जो बदलाव आया है उसमें इस तरह के दबाव बहुत बड़े हैं और हर पत्रकार को वो झेलने पड़ते हैं। अब अगर
उसकी मानसिक स्थिति और उसका संस्कार दृढ़ नहीं है तो वो उसमें बह जाता है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे अवसर आए और मैंने कभी उनको स्वीकार नहीं किया, और मैंने नौकरी की भी परवाह नहीं की। और एक तो बड़े सेटअप में मैं स्थानीय संपादक था, मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उस सब को मैंने स्वीकार नहीं किया। और आश्चर्य मुझे ये होता है कि जो हमारे समूह संपादक थे उस समय, बहुत बड़ा अखबार समूह है वो, और उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो मुझे कहते थे कि आप इंसान तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अच्छे पत्रकार बनिए। तो मैंने उनको यही कहा कि जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा पत्रकार नहीं बन सकता। बहुत सुंदर बात। तो मुझे गर्व है इस बात पर मैं अच्छा इंसान हूँ और इसलिए मेरी पत्रकारिता भी अच्छी। आपकी समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी समझौता नहीं किया और मैंने नौकरी छोड़ दी। ये साहस कैसे आया? रोजी रोटी भी है, घर परिवार भी चलाना है। बहुत संकट, मैंने 1.5 वर्ष तक बहुत संकट झेला और मेरी पत्नी ने बहुत सहयोग दिया, और उसका भी स्वभाव, संस्कार, उसकी मानसिकता उसी तरह सामाजिकता से, उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से भरी हुई है। तो हम लोगों ने मिलकर ऐसे ही जीवन चलाया। 1.5 वर्ष बहुत कष्ट झेला मैंने, लेकिन मैंने, देखिए, पत्रकार होने का अर्थ ही है गलत को सही करना। अगर हम गलत के साथ बहते जाएंगे तो हम इस छद्म में जी सकते हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, पर आप पत्रकार नहीं है। तो गलत को सही करने की जो लड़ाई है, अगर हम लड़ नहीं सकते तो हम पत्रकार नहीं है। मैंने वो साहस दिखाया। ये संस्कार एक जीवन का था। जैसे मैंने कहा, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे माता पिता, मेरे बाबा, उस सब के कारण जो एक दृढ़ता का संस्कार मिला कि जीवन को एक अच्छे मनुष्य के रूप में जी, यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता केवल शब्दों का खेल नहीं है, पत्रकारिता एक नैतिक उद्यम है। अगर नैतिकता की वो दृष्टि आपके अंदर नहीं है तो पत्रकारिता समाज उपयोगी नहीं हो सकती, वो समाज का विनाश करेगी। जी, आपने समाजोन्मुखी पत्रकारिता की, समाजोन्मुखी लेखन किया। आज के दौर का अगर आप संपादकीय अगर हम बात कर लें, जिसे समाचार पत्रों की आत्मा कहा जाता है, क्या आपको लगता है वो आत्मा कुछ कमजोर हुई है? बहुत ज़्यादा। एक समाचार पत्र में, वो बहुत बड़ा समूह है, उसमें भी मैं संपादक रहा, तो वहाँ तो ये कहा जाता था, उसके बहुत सारे एडिशन, 20, 25, 30 एडिशन, और वहाँ ये नीति थी कि संपादकीय बहुत लंबा नहीं लिखना है, संपादकीय कौन पढ़ता है, और छोटा सा कुछ भी लिख दो। लेकिन मेरा मानना है गलत दृष्टि है। आज भी बहुत बड़ा समूह ऐसा है समाज में पढ़े लिखे लोगों का जो अखबार में संपादकीय पढ़ता है, लेता ही अखबार इसलिए कि और भारत की जो सामाजिक, राजनीतिक और वाणिज्यिक स्थितियां हैं, दुनिया के बारे में भारत का क्या दृष्टिकोण है, ये संपादकीय पढ़कर ही समझ में आता है। संपादकीय को अगर आप कमजोर कर देंगे, देखिए, खबरें पत्रकारिता नहीं है। खबरें तो एक डाकिये की भूमिका की तरह है कि यहाँ से उठाई वहाँ भेज दी। जो समाचार पत्र का प्राण है वो संपादकीय लेखन है। उसको अगर आप केवल बाजारू दबाव में आकर, अरे कौन पढ़ता है संपादकीय, खबरें पढ़ो, तो इसी कारण तो खबरों में विद्रूपताएं आ रही हैं। जो नहीं है उसको भी हम छाप रहे हैं। मेरे सामने तो ऐसी घटनाओं के उदाहरण है, अब यहाँ वो बताई नहीं जा सकती, कि जो घटित नहीं हुआ उसको भी हमने प्लांट करके, हमने माने अखबारों में प्लांट करके और बड़े बड़े हेडिंगों में छपते देखा है। ये इसी के लिए है कि समाचार पत्र की जो मूल दृष्टि है, समाज का जागरण, वो दृष्टि जब हट जाती है, केवल खबरें बिकती हैं, तो जो दिखता है वो बिकता है। जैसा आपने कहा, अखबार को आप इस नीति और इस दृष्टि से नहीं चला सकते। मीडिया को, चाहे वो टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे समाचार पत्र हो, दिखता है बिकता है के लिए नहीं है मीडिया। मीडिया है समाज की धारणाओं को राष्ट्र और समाज के परिप्रेक्ष्य में संयत बनाने का, अनुकूल बनाने का। उसके लिए मीडिया को बाजारवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। और जो संपादकीय, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बहुत लोगों की पीड़ा है। आजकल संपादकीय अच्छा आता ही नहीं है, छोटा सा कर दिया है। तो समाचार पत्रों में संपादकीय पूरी पत्रकारिता की रीढ़ है, उसको हम उपेक्षित कर देंगे तो समाचार पत्र में फिर कुछ बचता नहीं है, वो केवल एक ढांचा है। जी। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना किए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमारे लेखकों ने, हमारे साहित्यकारों ने
आज़ादी के नायकों की गाथाओं को भी युवा पीढ़ी तक पहुंचाया है। और आज पुस्तक चर्चा में एक ऐसी किताब आपके सामने आ रही है, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान। क्या कुछ खास है इस किताब में और क्यों युवाओं को ये किताब पढ़नी चाहिए, बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण जी। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा की यह पुस्तक सनशाइन बुक्स नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक शायर, देशभक्त और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि जाति और धर्म से ऊपर राम प्रसाद बिस्मिल के यह मित्र देश के लिए अपनी जान देने को कैसे उतावले रहते थे। शाहजहाँपुर में 22 अक्टूबर 1900 को जन्मे अशफाक उल्लाह 3 भाइयों में एक थे। इन्होंने अपने पिता शफीक उल्लाह खां से जुल्म न सहना सीखा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक आग इनके भीतर परिवार से ही पैदा हो गई। बिस्मिल से प्रभावित हुए तो इन्होंने शायरी शुरू कर दी और गज़लें कहनी शुरू की। बुज़दिलों को सदा मौत से डरते देखा, गो कि 100 बार उन्हें रोज़ ही मरते देखा। वीर को हमने नहीं मौत से डरते देखा, तख्ते मौत पर भी खेल ही करते देखा। ये जज्बा अशफाक उल्लाह खान ने अपने जीवन में अंत तक बनाए रखा। करुणा के सागर अशफाक ने एक बार शिकार खेलने गए अपने भाई को एक घायल हिरनी को मारने से रोक दिया। इत्तेफाक से उसी वक्त हिरनी का शिकार करने के लिए एक शेर आ पहुंचा और उस शेर को अशफाक ने वहीं ढेर कर दिया। इस तरह से उनके मन में जहां करुणा का सागर था, वहीं अंग्रेज़ों के विरुद्ध नफ़रत की ज्वाला भी धधक रही थी। शहर के लोगों को इन्होंने परस्पर मिलजुल कर रहना सिखाया। शाहजहाँपुर में जब कभी तनाव होता, ये बिस्मिल के साथ निकल जाते और शहर में शांति कायम करते। ग्वालियर के रिटायर्ड एसपी से एक बार इन्होंने अपने लिए हथियार खरीदने के लिए कोशिश की और उसमें नाटक करके सफल भी हुए। पुलिस से बचते बचाते ये हथियार लेकर क्रांतिकारियों के पास आ गए। ब्याज पर पैसा देने वाले साहूकारों के साथ भी इनकी पक्की दुश्मनी थी। ये उनसे पैसा लेते और कहते कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, आप हमें पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह लोगों से पैसा वसूल कर देश के काम में लगाने की लगन लगाए अशफाक ने जब ट्रेन डकैती का काकोरी कांड किया तो उनके साथ अनेक क्रांतिकारी शामिल थे। इस काम के लिए बाकायदा एक मीटिंग की गई जिसमें अशफाक उल्लाह खां, मनमथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद सब लोग शामिल थे और मीटिंग के बाद तय हुआ कि कैसे रेल में डकैती डालकर अंग्रेज़ों का खजाना लूटा जाएगा। आधे घंटे से भी कम समय में काकोरी कांड संपन्न हो गया। ट्रेन का खजाना लूट लिया गया और लूटे गए नोटों को जल्दी से जल्दी बदलवा लिया गया ताकि उन्हें कोई पकड़ न सके। हुआ यह कि अशफाक उल्लाह खां को छोड़कर सभी पकड़े गए और अशफाक फरार हो गए। अशफाक बराबर क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करते रहे और उन्होंने इस तरह से हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ को बनाए रखा कि कोई भी सदस्य अनुशासनहीनता न कर सके। उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल अच्छू कहा करते थे और बिस्मिल को वह राम नाम से पुकारा करते थे। एकाएक उन्हें बनारस जाना पड़ा और बनारस से भी भागकर उन्हें डाल्टनगंज में जाकर पीडब्ल्यूडी में नौकरी करनी पड़ी। भेष बदलकर, काम बदलकर यह क्रांतिकारी अपने मूल काम से जुड़ा रहा और बाद में जब भागकर उन्हें दिल्ली आना पड़ा तो अपने ही एक मित्र के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मित्र ने दगा किया और हमारे देश का एक क्रांतिकारी अंग्रेज़ पुलिस के हाथ लग गया। जबकि यही क्रांतिकारी उस समय शाहजहाँपुर में नहीं पकड़ा जा सका था, जब पुलिस के गुप्तचर विभाग के प्रमुख के कहने पर बराबर छापे मारे गए और ख़ुद अशफाक के घर में भी छापा मारा गया। अशफाक गन्ने के खेत में छुपे रहे लेकिन
पुलिस के हाथ न लगे। लखनऊ जेल में जब उन्हें ले जाया गया तो उन्होंने वहाँ से अपने माँ और भाई को पत्र लिखे। आखिरी पत्र उन्होंने सज़ा सुनने के बाद लिखा जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा उन्हें 9 अक्टूबर 1927 को सुनाई गई और फिर सज़ा दी गई 19 दिसंबर को फैज़ाबाद जेल में। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हमारा दिल पसीज उठता है। आज देश के नौजवानों को यह पुस्तक इसलिए पढ़नी चाहिए कि यह आज़ादी हमें किस कीमत पर हासिल हुई है और इसे हमें किस तरह बरकरार रखना है। पुस्तकों का आलोकित संसार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब सारी दुनिया हम पर दरवाजे बंद कर लेती है तो ये पुस्तकें कभी गुरुजन बनकर, कभी मित्र बनकर, तो कभी दीपक बनकर हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती हैं। और इसीलिए हम किताबों की दुनिया में आपको ले जाते हैं, ऐसे पुस्तकालयों में जहां एक से बढ़कर एक पुस्तकें आपकी प्रतीक्षा में होती हैं। तो आज इसी कड़ी में आपको लिए जा रहे हैं भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान। हमने यहाँ के संयोजक एवं संस्थापक श्री विजय दत्त श्रीधर जी से बात की। देखिए, माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान ये एक ऐसी संस्था है जो देश और विदेश के विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रिसर्च सेंटर के तौर पर काम करती है, संदर्भ सेवाएं देती है। सप्रे संग्रहालय में 1,66,222 पुस्तकें विभिन्न विषयों की, इसमें हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, मराठी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, गुजराती साहित्य है और भी भाषाओं के साहित्य हैं। क्योंकि मूल रूप से इस संस्थान की परिकल्पना हुई थी समाचार पत्र पत्रिकाओं के संग्रहालय के रूप में। और यहाँ आपको ताज्जुब होगा 30,000 शीर्षक समाचार पत्र और पत्रिकाओं की फाइलें हैं। 30,000 शीर्षक मतलब जैसे हम कहें युग, धर्मयुग, तो धर्मयुग के करीब करीब कुल मिला के 45 साल निकला, लेकिन हमारे यहाँ उसकी संख्या एक है क्योंकि शीर्षक एक है। तो ये हम लोगों ने किया। तो ऐसे करके आप धर्मयुग देखें, साप्ताहिक हिंदुस्तान देखिए, दिनमान देखिए, सरस्वती देखिए, विशाल भारत है, चांद है, सुधा है, माधुरी है, ऐसे समाज पत्रिकाओं की और समाचार पत्रों की फाइल मिलेंगी। और वो फाइल क्या होता है, ये समसामयिक घटना चक्र का सबसे प्रामाणिक इतिहास इसी में होता है। इस तरह से करके अभी तक हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर के विदेशों के भी 1,238 शोध छात्र सप्रे संग्रहालय की संदर्भ सामग्री की सहायता से अपनी पीएचडी और डीलिट की थीसिस पूरी कर चुके हैं। ये एक असाधारण उपलब्धि है हमारी। पिछले 40 साल हो गए सप्रे संग्रहालय को। ये 5 करोड़ पन्नों से अधिक का यहाँ संग्रह है। और इसमें भी मज़ा कैसा है कि इसका बना कैसे ये बना ऐसे कि हमको एक किताब तैयार करना थी, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास। और जब इसको लिख के इसके प्रमाणीकरण के लिए जब पूरे प्रदेश में दौरा किया, उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो उस समय समझ में आया कि ये पुराने जर्जर पीले पन्ने हैं, ये इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जोर से कोई उन्हें उंगली से दबा दे तो भी वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये लगा कि इन्हें एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया जाए। तो इसके जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे पंडित रामेश्वर गुरु, उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसकी लाइब्रेरी मत चलाना, ये रिसर्च स्कॉलर के लिए, शिक्षा जगत के अन्य लोगों के लिए, रचनाकारों के लिए, पत्रकारों के लिए उपलब्ध तो रहे, लेकिन एक छत के नीचे और आपकी निगरानी में, क्योंकि इसमें से अधिकांश सामग्री ऐसी है जो अन्यत्र अप्राप्य है। 2000 प्रकाशन ऐसे हैं जो सप्रे संग्रहालय के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ 3000 करीब हस्तलिखित पांडुलिपियाँ और पोथियाँ हैं। पोथियाँ मतलब जैसे पहले होते थे, हम लोग कभी टीवी में या
सिनेमा में देखते हैं कि ऋषि बैठे हैं और वो ऐसे पन्ने पलट रहे हैं, तो वो उस तरह की पोथियाँ भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। इस पुस्तकालय के रीडर्स मुख्यतः हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी। फिर एक खास सेक्शन में बनता है हिंदुस्तान में जिन भी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पत्रकारिता और जनसंचार विषय का अध्ययन होता है, विज्ञान संचार विषय का अध्ययन होता है, वो छात्र यहाँ देश भर से आते हैं स्टडी टूर के लिए। फिर रिसर्च स्कॉलर चाहे जिस भी विषय में काम कर रहे हों, जिनकी संदर्भ सामग्री सप्रे संग्रहालय में मौजूद है, वो यहाँ आते हैं। फिर यहाँ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी यहाँ देखने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। और पुस्तकालय के 3 प्रारूप हैं। एक प्रारूप तो परंपरागत पुस्तकालय है कि लोग आते हैं, उन्हें अखबार उठाया है, पत्रिका कोई फाइल मांगी और उसमें से उन्होंने देखा। एक ये परंपरागत पुस्तकालय है। एक पुस्तकालय होता है जो डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें कि हमारे यहाँ जो पुराने जर्जर पन्ने हैं उन्हें डिजिटल फॉर्म में बदल दिया गया है स्कैन करके, और हम उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ाते हैं। ऐसे करीब 30 लाख पन्नों का डिजिटाइजेशन हमारे यहाँ हो चुका है। और तीसरा प्रारूप जो नया आया है वो है ई लाइब्रेरी वाला, तो हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी भी सक्रिय है। तो इसलिए सप्रे संग्रहालय ऐसी जगह है जिसमें लाइब्रेरी के तीनों जो प्रारूप हैं वो यहाँ कार्यरत हैं और खूब विद्यार्थी यहाँ उसका लाभ उठा रहे हैं। सप्रे संग्रहालय रविवार के अलावा सप्ताह में बाकी 6 दिन सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कार्यरत रहता है। यदि कभी किसी को बहुत आवश्यकता आ जाए तो हम लोग अतिरिक्त रूप से भी यहाँ सप्रे संग्रहालय में उनको संदर्भ सेवाओं का लाभ दे देते हैं। खासतौर से विदेशों से यदि रिसर्च स्कॉलर आ रहे हैं तो फिर उन्हें हम लोगों को ये करना पड़ता है कि इसमें 2 महीने 3 महीने में वो अपने नोट्स ले लें और फिर अपना काम उनका हो जाए। उतरना तो यूं उतरना अपने दर्द में, जैसे तारे उतरते हैं काली रात में, और मुस्कुराना तो यूं मुस्कुराना जैसे काले आखर मुस्कुराते हैं एक किताब में। जब हम किसी कविता, किस्से या कहानी के माध्यम से शब्दों को चुनते हैं तो दरअसल हम अपने लिए राहत और दिलासा चुन रहे होते हैं। ये हम पर है कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बाण की तरह, औषध की तरह, या फूल की तरह, या फिर पाषाण की तरह। कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे शब्द चुनें जो न केवल हमें प्रेरित करें बल्कि सुनने वालों को भी प्रेरणा से भर दें। तो ये प्रेरणा इसी तरह उतरती रहेगी साहित्यिकी में। आप तक सृजन और अभिव्यक्ति का सुंदर संसार हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।